नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम दिल्ली में हैं और इस वक्त हम जिस गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं वो एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने डिप्टी डायरेक्टर के रूप में भी वो लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ परिचय देना चाहूंगा। आज हमारे साथ हैं श्री प्रणब कुमार गोस्वामी, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, दिल्ली सरकार। Lifetime Achievement Award in HSE industry. And here comes the envelope. Let's see who the winner is. Mr. P.K. Goswami. Congratulations to Mr. P.K. Goswami from Directorate of ISH. Ladies and gentlemen, Lifetime Achievement Award in HSE goes to Mr. P.K. Goswami from Directorate of ISH. Congratulations, Mr. Goswami. Accepting the award is Mr. Goswami himself. Many congratulations. Many congratulations, sir. ये मूल रूप से असम के रहने वाले हैं। असम से दिल्ली तक का उनका सफर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कानून की समझ और ILO इटली से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में ILO स्कॉलरशिप पर मास्टर्स भी करा है। उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान देता है। इसके साथ वो पिछले 25 वर्षों से योग और नेचुरोपैथी से जुड़े रहे हैं और उनके कार्य को लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। आज हम आक्रोश लेकर जमीनी हकीकत तक और एक मजदूर की सुरक्षा से लेकर भारत के भविष्य तक आम भाषा में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट श्री प्रणब कुमार गोस्वामी जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी स्वागत है। सर, आप अपने बारे में बताइए दर्शकों को, ताकि दर्शक आपके बारे में जान सके कि आप अभी, जैसे मैंने तो बताया ही, आप भी आप अपने शब्दों में बताइए। हाँ, आपने जैसे बताया कि आसाम का एक छोटा सा गांव है श्रीयाती करके, जो आपने वस्त्र नगरी का नाम सुना होगा, स्वालकुशी, उसी के पास है ये गांव। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बचपन तो हम खेत, नदी, पहाड़ उसके बीच गुजरा है। उसके बाद हमने स्टडी किया। मेरा पापा ने एक स्कूल शुरू किया था, क्योंकि हमारा स्कूल वहाँ पे 5 किलोमीटर दूर था, तो गांव के लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो उन्होंने एक फेंसर स्कूल शुरू किया था। तो मैं वहीं से मैंने स्कूल कंप्लीट करी थी और पूरा वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट था उसमें मैंने टॉप किया था। अच्छा। और उस टाइम पे जब क्लास 10 में था, तो पापा का दोस्त ने बोला कि वो बच्चों का करियर खराब कर रहे हो, फेंसर स्कूल में तुम अच्छे स्कूल में भेजो। तो पापा का जवाब था कि मैं अगर अपना बच्चे को भेजूं तो दूसरे का बच्चा क्यों मेरा स्कूल में भेजेगा। तो ये कहानी था। फिर मैं कॉटन कॉलेज में एडमिशन लिया, गुवाहाटी का, नॉर्थ ईस्ट का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज उस टाइम पे था, आज भी है। उसके बाद में कानपुर में ऑल इंडिया कंपटीशन के थ्रू HBTI कानपुर में केमिकल टेक्नोलॉजी किया, और वहाँ से कैंपस इंटरव्यू के थ्रू में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो राष्ट्रीय दुग्ध का उसका था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। जिस टाइम पे मैंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया, उनके साथ काम करने के लिए मौका मिला। मैं ट्रेनी इंजीनियर था उनके अंडर में और काफ़ी सीखा मैंने। उसके बाद मैंने उसको छोड़ के प्राइवेट ज्वाइन किया, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, फिर एक प्लान को मैंने दिल्ली से आसाम में एस्टेब्लिश करा। तो उस टाइम पे एक्साइज की कोई स्कीम चल रहा था। फिर बाय एक्सीडेंट में गवर्नमेंट में आया दोबारा। बाय एक्सीडेंट UPSC के थ्रू सिलेक्शन होके मैं गवर्नमेंट पे आया। फिर दोबारा मैं दिल्ली गवर्नमेंट में अभी श्रम मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। जैसे सर आप आसाम से आते हैं, तो वहाँ से मतलब आपका जड़ जुड़ा हुआ है, जैसे हर इंसान का रूट्स होता है। तो आपको क्या लगता है आज के वक्त में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आज भी आपको डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा काम आती हैं? देखिए, मैं जब बचपन में जो क्लास 10 तक आसाम में रहा, तो मैं नेचर के साथ रहना पसंद करता था। मैं हर चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे खेत से जुड़ा हुआ हूँ, पानी से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का पर्वत, इस सब से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कोई भी डिसीजन जब लेता हूँ, मैं नेचर क्या चाहता है। और उसके बाद मैंने जब लॉ पढ़ा, मैंने एक लाइन पढ़ा था, शायद ऑस्टिन का था जूरिस्प्रूडेंट में, कि मैक्सिमम प्लीजर एंड मिनिमम पेन। मेरा ये सिद्धांत है। आपका काम के थ्रू आप ऐसा करो जिसको सबसे दूसरे लोगों को सबसे ज्यादा प्लीजर मिले और कम से कम पेन हो, वो भी अनवांटेड पेन।
तो वो प्रिंसिपल में विश्वास रखता हूँ और उसी प्रिंसिपल से मैं आगे सब डिसीजन लेता हूँ। तो सर, जो आपकी एजुकेशन जर्नी है वो काफ़ी रेयर है। आपने इंजीनियरिंग करा, फिर मैनेजमेंट करा और लॉ में, तो ये सब जोड़कर आप किस तरह का ऑफिसर बनना चाहते थे? कुछ सी- अलग करना चाहते थे क्या? नहीं, एक्चुअली मैं क्या करना चाहता था, हमारा उस टाइम पे पहले इस तरह के थे ही नहीं कि आप क्या बनोगे। हम्म। तो वहाँ टाइम पे ये होता था, ये अच्छे बच्चे ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक था उस टाइम पे। आजकल तो बहुत फील्ड है। तो मैं, मेरे पापा बोलता था बचपन में ये डॉक्टर बनेगा, तो मुझे बचपन में से ही था डॉक्टर बनेंगे। लेकिन मैं जब कॉटन में एडमिशन लिया तो उसमें एक हवा ये चल रहा था कि अच्छे बच्चे जो है ना सेक्शन बी में जाता है। ओके। सेक्शन बी होता है इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं भी उसी लॉबी में चला गया। तो इनफैक्ट ऐसा कुछ था नहीं जिससे मैं डिसीजन पहले से ही ले लूँ। इसके बाद जैसे मैंने अलग अलग सिचुएशन के थ्रू गया, ये भी मैंने नेचर को दिया। जहां मैं नेचुरली गया वहीं पे एडजस्ट होके, वहीं पे घुस के मैंने देखा कि आप किसी फील्ड में भी हो, अगर आप डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन से काम करेंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और उसमें आप हर काम कर सकते हो। मैं कंस्ट्रक्शन में काम किया हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल में काम किया हूँ, मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन्वॉल्व हुआ हूँ, गुजरात का कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो अल्टीमेटली आप जितनी एरियाज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा। और उसी में मैं आज यहाँ हूँ, जहाँ हूँ मैं उसी में खुश हूँ और उसी में काम कर रहा हूँ। हाँ सर, जीवन का वो कौन सा मोमेंट था जब आपने तय किया कि सेफ्टी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? इसमें एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उस टाइम पे मैं ये तो नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में सेफ्टी में जाऊँगा। जब मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, एनडीडीपी का प्रोजेक्ट के बाद मैंने प्राइवेट ज्वाइन किया। तो अलवर के पास बहरोड करके एक जगह है, उसके अंदर एक में 500 मेट्रिक टन पर डे टीपीटी का बायोटेक प्रोजेक्ट का इंचार्ज था, ओवरऑल प्रोजेक्ट इंचार्ज। उस टाइम पे मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज की वजह से मुझे बिल पास करनी होती थी। तो एक वाटर टैंक बना था कॉन्ट्रैक्टर ने, तो अराउंड 25 मीटर हाइट में 1 लाख लीटर पानी का। तो मैंने बोला कि मैं बिना टेस्ट से मैं इसको पास नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम टेस्ट करा देते हैं। तो पूरा रात को पानी भरा और सुबह मुझे बोला कि हमारा टैंक रेडी है टेस्ट के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग, मैं अनमेरिड था, तो हम सारे प्रोजेक्ट्स के लोग एक गेस्ट हाउस में रहते थे। तो मैंने सबको बोला, उस दिन मेरा कुछ, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने सबको बोला कि तुम लोग पहुंच जाओ, जाके गाड़ी भेज देना। और जब वो लोग गए, जाके गाड़ी भेजा, तो मेरे पास फ़ोन आया कि वो टैंक की जो रात को टैंक भरा था वो कोलैप्स हो गया। ओके। तो मैं भागा गया, तो जाके देखा 3 लोगों का डेथ हो चुका था। वर्किंग एट हाइट 20-25 मीटर ऊपर था, पानी का टैंकी था। उस टाइम पे मुझे कोई सेफ्टी का इतना कोई आइडिया भी नहीं था और वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में था। तो मेरे को गिल्टी भी हुआ था, लेकिन मुझे इतना वो समझ में उस टाइम पे नहीं आता था। और जब मैं दोबारा इस लाइन पे आया मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, जो कि सेफ्टी का कानून बनाता है, पार्लियामेंट का आर्म होता है, डीजी फसली मुंबई में। और उसके अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, फरीदाबाद में है, बॉम्बे में है, चेन्नई में, 4 इंस्टीट्यूट। जब वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया, तब मैंने देखा कितनी वायोलेशंस हम खुद कर चुके थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो वो तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इस लाइन पे, एक टर्निंग पॉइंट आप समझ लीजिए। तो सेफ्टी के ऊपर फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर घुस के काम करने का शुरू किया। यस सर। शुरुआती फील्ड पोस्टिंग में आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी के बीच गैप है? देखिए, ये मैं लॉ मेकर में भूमिका भी था। जब मैं डीजी फसली था, तो जो सेफ्टी एंड हेल्थ की जो प्रोविजंस होता है, फैक्ट्रीज एक्ट, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एक्ट, इनका मैंने रूल्स बनाने में इन्वॉल्व था।
और इसके बाद जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइन किया तो इसमें एनफोर्समेंट का मौका मिला। ओके। इसका मतलब मैं जो पॉलिसी मेकिंग सिस्टम में था उस टाइम में बहुत चीज मैंने जो लेता था वो थियोरेटिकल लेता था, डाटा लेता था, डाटाज। और जब ग्राउंड रियलिटी में आया इसमें मुझे बहुत अंतर मिला। ग्राउंड रियलिटी को हम उस लेजिस्लेशन टच नहीं कर पाते हैं, उसके सिनारियो बिल्कुल अलग हो जाती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप अगर मुझे आज पूछेंगे कि ये डाटाज के ऊपर, जैसे कि इंडिया में एक साल में कितना एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मैं सीधा जाके जो मिनिस्ट्री का डाटा है, जैसे डीजी फसली का एक डाटा है, उसके अंदर आप 2020 का डाटा देखेंगे तो 1050 फेटल एक्सीडेंट होता है एज पर डेथ, और नॉन फेटल करीब 3700 का करीब नॉन फेटल उनका डीजी फसली का डाटा में है। लेकिन आप एक्चुअल रियलिटी में जाएंगे ना, वो फेटल एक्सीडेंट 1000 नहीं, करीब 30-40 हजार। आपको भी पता होगा एक स्टेट में ही 30,000 होगा। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं आया यह डाटा सरकारी खाते में? बिकॉज अभी जो हमारा पास इंडस्ट्रीज हैं इस और रो रेगुलेशंस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो रहा है, वो सिर्फ 10% इंडस्ट्रीज में ही लागू हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है अभी भी अनटच्ड है ये सेफ्टी एंड हेल्थ अम्ब्रेला से। आप कहीं पे भी देखिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन साइट में वर्किंग एट हाइट है, वहाँ से आदमी गिर पड़ता है, पुलिस जाके एफआईआर कर देता है, इसके बाद उनको कोर्ट वगैरह से कोई कंपेंसेशन मिलता है, बात खत्म हो जाती है। वो डाटा सरकारी उसमें नहीं आता है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल रियलिटी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है वो अभी तक जो लेजिस्लेशन था वो कोभार पॉलिसी मेकिंग में नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं आपको ये ग्राउंड लेवल पे शॉकिंग लगा जब आप बिल्कुल लगा। ये डाटा जो है, मैं दिल्ली के अंदर अगर पूछेंगे एक साल में फेटल एक्सीडेंट कितना होगा, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा 10-12, एक्चुअली वो 100 से ऊपर होता है। दिस इज द फैक्ट। ये मेरे को लगा बहुत ज़्यादा गैप था इसके अंदर। तो सर इसी से जुड़ा एक और सवाल उभर के आता है, एक यंग ऑफिसर के तौर पर सिस्टम के अंदर क्रेडिबिलिटी बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डाटाबेस के अलावा भी ग्राउंड रियलिटी देख रहे थे, तो क्या सोचते हैं आप? या एक तो गवर्नमेंट में काम करने में थोड़ा सा है चुनौती है, क्योंकि हर लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जनरली गवर्नमेंट का जॉब थोड़ा परमानेंट टाइप ज़्यादा है, इसीलिए जो लोग काम करे या ना करे वेटेज आप इक्वल मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो आपको ये एनहेंसमेंट मिलेगा, प्रमोशन। गवर्नमेंट का सिस्टम्स बना हुआ है, अभी तक वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है अभी तक नहीं है, जो सिस्टम है नहीं। इसकी वजह से आप काम करो या ना करो इसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपने देखा होगा जो अरे गवर्नमेंट जैसा काम कर रहे हैं इसे एक लोग कहते हैं। तो इसको मैं तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट से आया हूँ। मैं 91 से लेकर 2002 करीब 12-13 साल प्राइवेट में काम किया, तो मेरा जो नेचर डेवलप हो चुका है यंगस्टर्स का वो प्राइवेट टाइप है। अभी मैं काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटपुट क्या है। अभी आप मेरा काम, मैं ऑफिस में जो मैं काम करता हूँ पूरा 8 घंटे का काम मैं 2 घंटे में करता हूँ, और मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है। ऑनलाइन काम करता हूँ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके काम करता हूँ। अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज आता मैं तुरंत सीखता हूँ। अभी हमारा डिपार्टमेंट की बात करूँ, लिंक्डइन अकाउंट मेरे अलावा और किसी का नहीं है, और आई एम क्वाइट एक्टिव इन लिंक्डइन। तो इसी टाइप के आप कर सकते हो, जैसे मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा कंट्री में क्या हो रहा है, हमें कहाँ जाने। जब तक नॉलेज आप गेन नहीं करोगे आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे, आप फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये मैं मानता हूँ। और अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को इन्वॉल्व करो। तो ये जरूरी नहीं है आप दूसरे को देख के काम करो, रास्ता आपको अपने आप मिलेगा। कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। सर इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है इंडिया इंडस्ट्रियल सेफ्टी डाटा प्लस रियलिटी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सर ILO और NCRB जैसे संस्थानों के डाटा बताते हैं कि भारत में हर साल बड़ी संख्या में वर्क प्लेस एक्सीडेंट होते हैं। ग्राउंड रियलिटी में ये नंबर आपको क्या कहानी बताते हैं? अभी वही क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर ही लिया कि अभी देखिए ILO का अलग अलग कन्वेंशन है,
जो आप जानते होंगे जो कन्वेंशंस मीन जो पूरा वर्ल्ड का कंट्रीज मिलके डिसाइड करते हैं कितने घंटे का काम होना चाहिए, जैसे कि वो टाइमिंग के ऊपर कन्वेंशन है 8 घंटे का वर्ल्ड वाइड करना है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। जब कन्वेंशंस को एग्री करना, कन्वेंशन को सपोर्ट करना अलग बात होती है, रेटिफाई करना अलग बात होती है। इंडिया अभी तक मेजर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का कन्वेंशन अभी तक रेटिफाई नहीं कर पाया है, बिकॉज ILO का कन्वेंशन तभी रेटिफाई हो पाएगी जब मेजर पॉपुलेशन ऑफ वर्कफोर्स आप उसके अंदर आएंगे। लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ 10 to 15% पॉपुलेशन ही आपका इसके अंदर आ रहा है। तो इसीलिए अभी जो हमें नया रूल रिफॉर्म्स हुआ है, 4 लेबर कोड्स आया है, तो उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 70% पॉपुलेशन हम वर्कफोर्स के अंदर आएंगे, तब हम इस पोजीशन में आएंगे कि हम ILO का जो कन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है उसको रेटिफाई कर पाएंगे। जो कहीं ना कहीं अभी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। डाटा के हिसाब से देखा जाए तो। सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सबसे हाई रिस्क सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में कॉमन फेल्योर पॉइंट क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, ये तीनों में से कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सिमिलरिटी है, माइनिंग थोड़ा सा अलग है। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है वर्किंग एट हाइट के। तो मैंने इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया था जो US ने पब्लिश किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ NIOS, वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में 2010 में मैंने एक पेपर पब्लिश किया था, जब मैं यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, उसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स हुआ था 2010 में। तो मैं वहाँ पे गया था, तो उस टाइम पे मैंने ये दिया कि उसके अंदर इंडिया में जो एक्सीडेंट्स किसके लिए ज़्यादा होता है, तो 70% एक्सीडेंट फॉलिंग फ्रॉम हाइट की वजह से होता है, वर्किंग एट हाइट इंडियन कंस्ट्रक्शन में। जहाँ तक आप इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होता है फायर एक्सीडेंट्स, और उसका मेन कारण है इलेक्ट्रिकल फायर। मैं दूसरा एक पेपर पब्लिश किया था, 43% जो कॉज है एक्सीडेंट्स का, उसका मेन है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, दैट इज द मेन कॉज। और एक बिहेवियर के ऊपर है कि उसको क्या कहते हैं, अनसेफ एक्ट जो होता है, मतलब गलत तरीके से काम करना है, गलत प्रैक्टिस से काम करना, इसकी वजह से भी मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। जहाँ तक माइनिंग की बात है, वो कॉन्फाइन स्पेस होती है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद होते हैं, एक रास्ता होता है या 2 रास्ता होता है, उसमें ज़्यादातर जो है ना कोलैप्स की होती है, रूट बंद हो गया और आपके अंदर का जो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इस टाइप की ज़्यादा हमने रिपोर्ट में आता है। तो माइनिंग का थोड़ा सा अलग है और कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का ये थोड़ा सा अलग है। इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी निकल के आएगा कि डेवलप्ड देशों की तुलना में भारत इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कहाँ पीछे रह जाता है, लॉ इन्फोर्समेंट या माइंडसेट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये मैं हमेशा एड्रेस करता हूँ इसको। मैं जब इटली में था तो मुझे पता नहीं था किस तरीके, क्योंकि ऐसे कंट्री आप घूमने जाओगे पता नहीं लगता, लेकिन जब मैं इटली में मास्टर डिग्री किया, करीब 1 साल का रहा, तो मुझे मौका मिला अलग अलग वर्क प्लेस में जाने के लिए। तो वहाँ का जो सिस्टम है प्रोएक्टिव है, कुछ होने के पहले ही वो लोग अलर्ट होते हैं, काम करते हैं। हमारा यहाँ है पोस्ट, मतलब कुछ होने का बाद एक्शन करते हैं हम। जैसे कि आपको एग्जांपल लेता हूँ, अभी कोई एक्सीडेंट हुआ किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्रीज में, तो जनरली क्या होता है, वर्कर्स काम बंद कर देते हैं, यूनियंस आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्ट्राइक होते हैं, और अल्टीमेटली वो एक निगोशिएशन के थ्रू खत्म होता है। मीन्स द फैमिलीज और हूएवर सफर गिविंग द कॉम्पेंसेशन, उनको कॉम्पेंसेशन मिल गया तो मैटर इज क्लोज्ड, दोबारा सेम शुरू हो गया। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में पिक्चर अलग है, उसके अंदर वो लोग ये नहीं देखेगा कॉम्पेंसेशन कितना दिया कितना, वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन होता है क्यों हुआ और आगे नहीं होने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी प्रोएक्टिव एक्शन। उसके ऊपर कमिटी बनता है, ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, क्या ये नेग्लिजेंस था या रियली एक्सीडेंट था, मतलब ये कंट्रोल ना करने वाला, वो डिटरमाइन करने के लिए एक्सपर्ट की कमिटी बनती है। उसके बाद एक डिसीजन जब पता लगता है, उसको फॉल्ट मिलता है ऑक्यूपायर का, उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाया जाता है, नॉट ओनली एज ए मॉनिटरी पेनल्टी, उनके ऊपर सब्सिडीज खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम हाई कर दिया जाता है। अल्टीमेटली उनको ऊपर इकोनॉमिकली इतना बर्डन आ जाता है कि बाकी लोगों को ये समझ में आता है कि अगर मेरे इसके अंदर एक्सीडेंट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस होना पड़ेगा, और ऊपर से उनको ऑर्डर मिलना बंद हो जाता है बाकी लोगों से
क्योंकि मार्केट में ये होता है दैट इज ए इंडस्ट्री हु किल पीपल, ऐसा एक मैसेज चला जाता है, तो उसकी वजह से वो अलर्ट हो ब्रांड जाता है, वैल्यू डाउन हो जाती है। बहुत डाउन हो जाती है, तो उनको ऑर्डर्स भी कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी से आपको पता है प्रोएक्टिव एक्शन, और हमारा यहाँ पे प्रोएक्टिव नहीं है। तो क्या सर आपको लगता है आने वाले समय पे इस पे काम करने की जरूरत है? तो इसके आप लिए क्या राय देंगे? इसके लिए दो, हमारा जो ट्राइपार्टाइट हम बात करते हैं, आईएलओ का कॉन्सेप्ट है, एक टू ओनर ऑफ द इंडस्ट्रीज, एक गवर्नमेंट और एक वर्कर यूनियन। तो इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। यूनियन का भी माइंडसेट उसी में नहीं होना पड़ेगा कि हमें वर्कर का कुछ होगा, उनका इनकलाब जिंदाबाद करके हम उनको फैक्ट्री बंद करा दें और हम हैवी कॉम्पेंसेशन ले लें, उसी में खत्म नहीं होना है। उनको आगे लगाना है, ये काम ना होने के लिए इंडस्ट्रीज में क्या काम किया गया, उसको गवर्नमेंट से भी फॉलो अप करना है। आपने ये एक्सीडेंट के बाद आपने क्या एक्शन लिया ताकि इस टाइप के एक्सीडेंट आगे ना हो, इसके ऊपर काम करनी पड़ेगी। ओनर को भी सेफ्टी कॉन्शियस होना चाहिए, उनको ये भी होना चाहिए सेफ्टी सिर्फ एक एक्सपेंडिचर नहीं है, सेफ्टी इज लिंक टू द प्रोडक्टिविटी। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको मैं अगर पूछूं एक एक्सीडेंट एक इंडस्ट्री में हुआ है, एक आदमी का हाथ कट गया है, तो उसका क्या खर्चा हुआ होगा मालिक का, आप क्या बोलेंगे? एक सर्टेन अमाउंट बताऊंगा। सर्टेन अमाउंट बताएंगे, या आप बोलेंगे इसका जो मेडिकल एक्सपेंस हुआ है या उसको कॉम्पेंसेशन जो मिला है और 1-2 दिन जो उसको लॉस हुआ है, लेकिन आप उसका 5 गुना होता है। मैंने एक कैलकुलेशन शीट बनाया है इसके ऊपर, Okay. उसको रेनगॉस कैलकुलेशन, मैं और मेरा फ्रेंड मिल के उसका रेनगॉस। नाम दिया रेनगॉस। ओके। हाँ, मेरा फ्रेंड का नाम राणा है और मेरा गोस्वामी है। रेनगॉस शीट उसको बोलते हैं, वो कैलकुलेशन शीट है। उसके अंदर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसको ले जाने में कितना आदमी लगा, कितना आवर्स की लॉस हुआ, उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ वो कितने आदमी की वर्किंग आवर लॉस हुआ, इसके बाद उस एरिया को ठीक करने के लिए कितना खर्चा पड़ा, उसका एरियाज को कितने दिन तक बंद रहा, इसके बाद उसको विजिट करने के लिए कितना गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए, उनको कितना लोग टाइम दिया है, उसका टाइम लॉस किया हुआ एचआर डिपार्टमेंट का। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स करने के बाद हम निकाल के आते हैं। आप जो बोलोगे 1,000 रुपये खर्चा, वो 5,000 तक आ जाता है। अगर ये मालिक को हम ये दिखा सकते हैं कि एवरी एक्सीडेंट इज कॉजिंग टू मच एक्सपेंडिचर, तो उसको समझ में आएगा सेफ्टी इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इज ए प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिव लिंक करना पड़ेगा इसको, और साथ साथ एनफोर्समेंट को भी कोऑपरेटिव होकर काम करना पड़ेगा कि डायरेक्शन नहीं, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, इट शुड बी गिवन ए सपोर्टिव मोड। अभी का जो नया रूल ऑस्कोड आया है उसके अंदर इसको नाम चेंज कर देके इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर नाम दिया गया है। आप फैसिलिटेट करिए, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, आप उनको एडवाइस करिए कैसे वो रिकवर होगा। पहले आप उसको मौका दीजिए, ऐसा नहीं कि आप इंस्पेक्शन करें अगले दिन चालान लगा दोगे। अभी एक में आप उनको मौका दीजिए, शो कॉज नोटिस दीजिए, उनको आप एडवाइस करिए क्या करना है, इसके बाद ही आप वो अगर नहीं करेगा तो एक्शन लीजिए। अच्छा सर, डाटा ये भी दिखाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। क्या सेफ्टी आज भी एक तरह से प्रिविलेज बन गई है? ये माइंडसेट की बात है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसीलिए जाते हैं, पहली बात तो उनको ये पता नहीं है सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक जैसे कि एक इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसके अंदर 10 से ऊपर, अभी तक जो फैक्ट्री एक्ट 1948 था वो 10 से ऊपर लागू होता है। अब उसको ऑस्कोड में बढ़ा के विद द एड ऑफ 20+ कर दिया गया है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन करता है उनको प्रोसेस होता है, ये आपके पास है कि नहीं है, ये चेकलिस्ट होता है। ऑटोमेटिकली उनको लगता है मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, इनको आई मीन आइज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये मुझे करना है। मेनली मैं एक बताऊं, लाइसेंस अगर हम देंगे, एक पॉइंट पर हमेशा इंश्योर रहता है, देयर शुड बी 2 एग्जिट। 2 एग्जिट के बिना हम किसी को भी लाइसेंस नहीं देते, ये एक स्टैंडर्ड है। बाकी रिकॉर्ड रजिस्टर में हम उनको मौका देते हैं, आप बाद में दिखा देना, लेकिन 2 एग्जिट इज एसेंशियल। इसका मतलब इफ एनीथिंग हैपन इनसाइड, ज्यादातर जो फायर से ही होती है, 80% फैटल केसेस फायर में होती है, तो बाकी लोग वहां से निकल जाएंगे दूसरा एग्जिट से, तो प्रॉपर्टी डैमेज होगा लेकिन लाइफ डैमेज नहीं होगा। ये एक है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई एनफोर्समेंट भी नहीं है, उनको कोई लाइबिलिटी नहीं है। घर में जैसे हमारे दिल्ली के अंदर टोगलाकाबाद एरिया है, आप देखिएगा फैक्ट्रीज लाइन पे लगा हुआ है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा फैक्ट्री है, एक एक रास्ता है क्योंकि घर के अंदर बना है, तो पूरा इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, तो किसी को होगा तो उसमें लाइफ लॉस होगा क्योंकि निकल नहीं पाएंगे। तो ये इसीलिए अभी जो आप अगर डाटा हमारा दिल्ली में भी देखेंगे, जहां पे भी अगर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज में अगर एक्सीडेंट हुआ उसमें फैटेलिटी नहीं होता या बहुत कम होता है।
और अनऑर्गेनाइज में जब होता है बहुत ज़्यादा फैटिलिटी होता है। ओके सर। अब इसके बाद सर हमारा जो सेगमेंट है लॉ, लेबर कोड्स एंड इन्फोर्समेंट के ऊपर है। तो इसमें एक जो पहला सवाल है, फैक्ट्री एक्ट और OSH कोड जैसे कानून मौजूद है, फिर कॉम्प्लायंस इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है? सी कॉम्प्लायंस एक बहुत बड़ा भारी शब्द है। इसको जैसे फैक्ट्री एक्ट में 120 सेक्शन है, आप 120 सेक्शन अगर कंप्लाई करने जाएगा वो ऑक्यूपायर भी बहुत उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और हम तो चाहेंगे 20 सेक्शन ही कंप्लाई करवा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उतना करना जरूरी होता है। एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट है एनफोर्समेंट अथॉरिटी, ये नॉट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विथ मैन पावर ऑल्सो। मैन पावर भी बहुत कमी है, इतना मैन पावर की कमी है आप विश्वास नहीं करोगे, एक स्टेट को 2-4 आदमी चला रहे हैं। तो एक तो मैन पावर की कमी है, उसके ऊपर कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए। मीन्स अभी कोई इंस्पेक्टर यूपीएससी या कहीं से सिलेक्शन होके आया, उनकी मे बी द इंजीनियर, क्योंकि हमारा जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन इंजीनियर्स या डॉक्टर होते हैं, तो वो बन के आया है, लेकिन उनको बेसिक सेफ्टी रिलेटेड एक्सपर्टीज नहीं होता। जैसे मैं पहले इंजीनियर था, मैंने प्रोजेक्ट में काम किया, मेरे होते हुए 2 आदमी का डेथ हो गया था, लेकिन आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दैट सेफ्टी। और जो एनफोर्सिंग अथॉरिटी में जो इंस्पेक्टर है वो लोग भी ऐसे हैं, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। इसीलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है, जो भी इस एनफोर्समेंट में आता है उनको सेफ्टी का स्पेशल कोर्स होना जरूरी है, तभी ये क्वालिफाई करे ये होने के लिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए। अगर वो खुद ही नहीं पता होगा, वर्किंग एट हाइट में जाके सिर्फ आप अगर हेलमेट और सेफ्टी शूज देखोगे, बाकी अगर पॉइंट नहीं देखोगे, आप कभी एनफोर्समेंट प्रॉपर नहीं कर सकते, तो आप कंप्लायंस आप नहीं कर पाओगे। ये मेन फैक्टर है। और मैनेजमेंट का भी जो सेफ्टी एंड हेल्थ के ऊपर जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और उसको बढ़ाने के लिए आप प्रोमोशनल इफेक्ट कर सकते हैं कि जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स अच्छा रखेंगे, गवर्नमेंट उनके लिए काफ़ी सब्सिडीज दे, जो सेफ्टी ट्रेनिंग करता है, इक्विपमेंट खरीदता है, उनको फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाए, तो ऑब्वियसली कंप्लायंस लेवल बहुत चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं उसको एज एग्जाम्पल सेट करके प्रमोट भी किया जाए। बिल्कुल किया सकता है। असंगठित क्षेत्रों में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई श्रमिक अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में नए श्रम संहिता यानी लेबर कोड इस समस्या को कम करने में किस तरह से सहायक हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अभी वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी हमारा जो एक्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशंस हैं वो सिर्फ 10% से 12% वर्कर के ऊपर काम कर रहा है। अभी जो नया ऑस कोड आया है, ऑस कोड 220 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अभी 21 नवंबर से हमारा ये लागू हो गया स्टेट्स में। 21 नवंबर से। हाँ, ओके। तो इससे क्या होगा, जो पहले 4 सेगमेंट्स ओनली इंक्लूडेड थे, एक तो फैक्ट्रीज थे जिसके अंदर 10+ वर्कर विथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और BOCW एक्ट जो कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन की काम करते थे, और इसके बाद था माइंस एक्ट जो माइन के वर्कर के लिए है, और एक था डॉक एंड वर्कर सेफ्टी एक्ट जो डॉक्स के काम, सिर्फ ये लोगों के लिए एक्ट था अभी तक, हेल्थ एंड सेफ्टी। अभी टोटल 13 कर दिया गया है, मीन्स 9 सेगमेंट्स को ऐड कर दिया गया। जैसे कि आप देखोगे ट्रांसपोर्ट वर्कर, एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी चला के जा रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी, कितने दिन में पहुंचना है उसको, कितना घंटा वो गाड़ी चलाएगा, रेस्ट कितना टाइम लेगा, अभी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी के, इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सप्लोसिव आइटम लेके जा रहा है, आपने देखा होगा जयपुर में 2-4 एक्सीडेंट, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, पेट्रोलियम वाला जो हुआ। पेट्रोलियम। तो इसका कारण क्या है, वो उसके पीछे एक डायमंड रिंग होता है, हेस्केम बोलता है उसको देख के पता होना चाहिए कि ये कौन सा केमिकल लेके जा रहे हैं। आप अगर गाड़ी के पीछे जाओगे, आप हेस्केम नंबर आप मोबाइल में डायल करो, आपको पता लगेगा वो कौन सा केमिकल, वर्ल्ड वाइड सेम है वो। लेकिन वो ड्राइवर को ट्रेनिंग नहीं है, उसकी पब्लिक को ट्रेनिंग नहीं है। अगर टैंकर पलट गया, लोग बटन लेके आ जाते हैं पेट्रोल समझ के, लेकिन हर चीज पेट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए इसके लिए हमें चाहिए, एक तो अवेयरनेस चाहिए, और ट्रांसपोर्ट का जो अभी ट्रांसपोर्ट वर्कर को इसके अंदर लाया गया है, इसी के सेल्स एंड प्रमोशन वर्कर जो एक ह्यूज कम्युनिटी है वर्कफोर्स का, उसको अंदर लाया गया है। बीड़ी एंड सिगार वर्कर जिसके अंदर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर लगा हुआ है। इस तरीके से आपकी सीने वर्कर, थिएटर वर्कर, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को इंक्लूड किया गया है। प्लांटेशन वर्कर जो कि
आपका टी गार्डन्स की प्लांटेशन होती है, कॉफ़ी की होती है, कार्डेमम की होती है, इनको भी रबर की होती है। इन 4 सेक्टर को लिया गया है विथ जिसका 5 हेक्टर से ऊपर होगा। तो ये वर्कर को लेने से एक बिग पॉपुलेशन ऑफ वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो इस हेल्थ एंड सेफ्टी कोड के अंदर आ जाएगा। और उसको जब रजिस्ट्रेशन लेगा तो ऑटोमेटिकली दे विल बी कनेक्टेड टू हेल्थ सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। और ये जो डाटा भी करेक्ट हो जाएगा और 70% पॉपुलेशन भी इसकी इंक्लूड में तो कहीं ना कहीं सर ये जो नया लेबर कोड है, इसमें हर एक फील्ड में जो भी लोग वर्क करते हैं सबके लाइफ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल। किया गया है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। अभी 9 सेगमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिससे हमें एक्सपेक्टेशन है अभी अबाउट 70% पॉपुलेशन कवर अप हो जाना चाहिए। अभी भी एक लार्ज पॉपुलेशन बाहर है जो एग्रीकल्चर, वो अभी भी बाहर है। वो भी जैसे प्लांटेशन अभी हो गया, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। इसके लिए हमारा बैकएंड में हॉस्पिटल्स भी चाहिए। अब सोशल सिक्योरिटी में ईएसआई हॉस्पिटल कितना बर्डन लेगा? अभी तो सिर्फ 5 करोड़ के लिए एलिजिबल है, अभी 40 करोड़ रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अभी 30 करोड़ ऑलरेडी श्रम सुविधा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है वर्कर का। तो उस पॉपुलेशन को कोप अप करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ये टाइम लगेगा, लेकिन ये गुड इनिशिएटिव है। इससे कनेक्टिविटी आ जाएंगे जो कहीं एक ना कहीं- नेटवर्क में। हाँ सर, मॉडर्न तरीके से हम लोग और बिल्कुल। उसको सेफ बना सकते। इंस्पेक्शन बेस्ड सिस्टम से प्रिवेंशन बेस्ड सिस्टम की ओर जाना क्यों जरूरी है? हाँ, ये आपका पहले क्वेश्चन आपने पूछा था ना कि आप कैसे इसको आगे मोटिवेट करेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप इंस्पेक्शन में क्या है ना, इंस्पेक्शन जब ओवरडी एक खतरनाक है तो लोगों को डर जाता है। इससे अच्छा अगर हम इसको सेल्फ डिसिप्लिन वाली सिस्टम में ले जाते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं कि आप अपना इंस्पेक्शन खुद करके हमें वो दे दीजिए, रिपोर्ट दे दीजिए कि डिक्लेरेशन कि मैंने ये प्रोविजंस पूरा कर लिया है और मेरे को इंस्पेक्शन नहीं चाहिए। तो अभी उस हिसाब से आगे हमारा वो करा जा रहा है। अभी हम नया कोड के अंदर ये प्रोविजंस रखा हुआ है कि अगर कोई सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, ठीक है, तो उनको 5 साल के लिए कुछ वेकेशन दिया जाए कि कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। वेब बेस्ड रैंडमली किसी को उनमें से उठाएंगे, फिर चेकिंग करेंगे उसने कितना कॉम्प्लाई किया। अगर किसी ने एफिडेविट दे के बोला कि मैं सब ठीक रखूंगा और इसमें कुछ नहीं होगा, वो खुद ऑलवेज अलर्ट में रहेगा कि मेरा पास कुछ ना हो जाए। वो ज़्यादा बेटर है सिस्टम। सर, इसके बाद एक इसी से जुड़ा सवाल निकल के ये भी आता है, मैन पावर और रिसोर्स की लिमिटेशन ग्राउंड लेवल पर कितनी बड़ी चैलेंज बनती है? इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आज सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं कि लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आप अगर एक प्लम्बर ढूंढने जाओगे, अच्छा प्लम्बर नहीं है, जो है वो काम का नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। हमारे पास मैन पावर है जो स्किल्ड नहीं है, और जो स्किल्ड है वो काम नहीं करता है। ये गैप है। बिल्कुल सर। आप देखिएगा, कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा लिया, वो खुद काम नहीं करेगा, वो ठेकेदार बन जाता है और वो 10 अनपढ़ लोग, मतलब जिसको कोई क्वालिफिकेशन, उसको लगा देता है और वो बाद में अपने आप को इलेक्ट्रिशियन समझते हैं। एक हमें ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे हमें ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना कि इसको क्वालिफिकेशन ये चाहिए। कोई भी काम करने के लिए एक स्किल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं क्लासरूम में सिखाया है। तो वो उनको, जैसे कि आप देखिएगा, जो भी अच्छे वाले इलेक्ट्रिशियन जो अभी कॉन्ट्रैक्टर बन गए, उनके अंदर जो काम करते हैं, उसके काम करते करते 5 साल में परफेक्ट हो जाता है। हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जाता है, होना चाहिए। अगर कोई सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन के पास जिसने डिप्लोमा किया, उसके अंदर अगर 5 साल काम करोगे, आप एक प्रैक्टिकल आप डेमो टेस्ट लिया जाएगा, उसको सर्टिफाई किया जाएगा। तो आप काम भी करो, उसी से करो और पब्लिक को भी मिलेगा ये सर्टिफाइड इंजीनियर, ये टेक्नीशियन है। तो उससे तो क्वालिटी कम बढ़ेगी और उनको भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी काम बहुत है लेकिन करने वाला नहीं, और जो करने वाला है वो काम करते नहीं। दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। और जो इसके बाद सही हो जाएगा, जैसे आपने बताया कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो गया है वो एक कोई एग्जाम दे, हाँ, उसमें पास हो गया, तो बिल्कुल। ये जरूरी नहीं कि उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल देखिए, उसको कितना नॉलेज है, बेसिक चीज देखिए, अर्निंग कर पाता कि नहीं पता, कनेक्शन सही कर पाता कि नहीं है, वो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। दे कैन डू इट। सर, इसके बाद जो सेगमेंट है वर्कर बिहेवियर्स, पीपीई एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है। इसमें हमारा पहला सवाल ये है, सर्वे बताते हैं कि पीपीई उपलब्ध होने के बावजूद
वर्कर उसे रेगुलरली यूज नहीं करते, असली वजह कंफर्ट है, कल्चर है या प्रेशर? पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जो सेफ्टी का जो हायरार्की है, पहले कौन सी करना चाहिए, आपको अगर पूछा जाए सेफ्टी के फील्ड में पहला क्या काम है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन आप पहले वाले से भी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वाले भी कनेक्ट कर सकते हो। हमारा यहाँ पे पीपीई एक चीज है जो कि सेफ्टी के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन उससे पहले 4 लेयर होता है। ओके सर। पहला है जो आपका खतरा जिसमें है वर्क प्लेस में, जिसको इंग्लिश में हजार्ड बोलते हैं, उस हजार्ड को पहले तो एलिमिनेट करो, उसको पूरा खत्म कर दो अगर पॉसिबल है। अगर नहीं है खत्म, आप उसको सब्सटीट्यूट करो, कम करो, हाँ सब्सटीट्यूट करो या तो रिड्यूस करो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने 2008 या 9 में जयपुर में एक फायर हुई थी टैंक फार्म में, वो 5 दिन तक इंडियन ऑयल का वो जला हुआ था तेल। अगर उस जगह में इतना स्टोरेज ना करके अलग अलग दूरी में करा जाए, उसको बोलते हैं कम करना, रिड्यूस हजार्ड, तो एक जगह का जल के खत्म हो जाएगा, वो उससे डेंजर भी कम होगा। वो स्टेप सेकेंड स्टेप है। सब्सटीट्यूट, जैसे आपने बांस का स्कैप होल्डिंग देखा, ऊपर ढाला बना के जाते हैं जो मजदूर जाते हैं, हाँ मजदूर जाते हैं, एक हफ्ता काम नहीं हुआ, बारिश आया, उसके बाद पता लगा बिना चेकिंग से गया, धस के वो आदमी एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद लोहे का जो कपलिंग जॉइंट वाला होती है वो यूज करे, वो सब्सटीट्यूट है, ठीक है। ये के बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसके बाद देखो जो प्रॉब्लम हो रही है उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू ठीक करो, या मैकेनिकल, जैसे कि एक साउंड हाई नॉइज एरिया है, इसके अंदर आप खाली पीपी बना के मत भेजो, उसको सराउंडिंग वॉल बनाइए ताकि साउंड को प्रोटेक्ट कर सकते। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल हुआ। सबसे ज्यादा रोल है मैनेजमेंट कंट्रोल, मींस ट्रेनिंग। एक आदमी ऊपर जाएगा, उसका विजन टेस्ट कराइए, उसको ऊपर फोबिया तो नहीं है नीचे गिरने का, वो सबसे ज्यादा खतरा होती है, उसीलिए ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और फिर उसको ऊपर काम करने का, स्कैफोल्ड में काम करने का प्रैक्टिस है कि नहीं है, नीचे गड्ढा खोदने वाले को ट्रेनिंग के बिना जाना नहीं चाहिए। इस टाइप के ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। वो एसओपी आप बनाइए, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होना है, चेकलिस्ट बनाइए, कौन सा काम पहले करना है, काम करने के पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, ये चेकलिस्ट करिए। ये मैनेजमेंट कंट्रोल, ये आप करने के बाद आएगा पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो भी आप पीपीई यूज करो। अगर ये सब ना करके सीधा आप, एक आदमी आया, हेलमेट पहनो, जूता पहनो और ऊपर काम करो, ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा, उसको आदत भी नहीं है। जब आप ये पहला 4 पॉइंट कर लोगे, ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ एक्सीडेंट विल बी रिड्यूस्ड। उसके बाद उनको पीपीई का ट्रेनिंग दीजिए। जी पीपीई अगर पहनो, एक तो प्रॉपर पीपीई होना चाहिए। आपने देखा होगा उस टाइम पे, हमारा कोरोना का टाइम पे सब फॉर्मेलिटी, मास्क के नाम पे N95 की जगह क्या क्या बांधने थे, ये हमारा इंडस्ट्रीज में नाम जस्ट पीपीईज आर फॉर्मेलिटीज। एक तो फिट होना चाहिए और उस आदमी को शूट करना चाहिए। मैं जब यूरोप में देखा था, पर्सन वाइज पीपीई अलग से बनते थे। मतलब जैसे कि आपका हमारा अभी ऐसा भी नहीं कि हर एक आदमी के लिए चाहिए। अभी आप एक पैंट खरीदने जाओगे, आपको 28 से शुरू होगा पैंट का साइज, तो 35 तक होगा, तो 4-5 मॉडल होगा। इसी तरीके के पीपीई को भी अलग अलग आदमी के हिसाब से कैटेगराइज कर रही है। प्रॉपर पीपीई होना चाहिए, फिट होना चाहिए और उसको साइंटिफिकली टेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको करने के बाद सफोकेशन हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो क्वालिटी ऑफ पीपीई शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद पीपीई पिन पहन के कितना टाइम रहना है, उसके बाद रेस्ट लेना है। ये सब चीज होने से वर्कर को भी अच्छा लगेगा और उससे पहले बाकी पॉइंट्स करने से उसको सेफ रहेगा। तो ये है पीपीई यूज करने का। दूसरी बात, जहां तक प्रोवाइड करने की बात है, मैनेजमेंट भी मैंने देखा काफी टाइम पे दे के तो रखता है, वो लॉक करके रखता है, यूज ही नहीं कर पाता। काफी मैंने इंडस्ट्रीज में देखा, और जब इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी जाता है तो भी बोलते हैं नहीं दिया हुआ, ये यूज नहीं करता है। देखिए, आपका बच्चे अगर कोई गलत काम करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को नहीं, आपका है। आपका वर्कर अगर उसको यूज नहीं कर रहा है, ये आपकी गलती है। आप उसको मोटिवेट करो, उसको चेकिंग में रखो, उसको अवार्ड दो। जो पूरा महीने में पीपीई यूज करके काम करेगा उसको मंथली ये अवार्ड दिया जाएगा, और जो नहीं कर रहा है उसको पनिश करिए। ऐसा नहीं कि हैवी पनिशमेंट, फिर 10 रुपये भी फाइन लगाओगे और लिस्ट लगा दोगे, वो उनका मेंटली प्रेशर पड़ता है, देखो मेरा काम में गलती निकला है, कि नेक्स्ट टाइम से मैं इम्प्रूव करूंगा। एग्जैक्टली, वो सब कर सकते हैं। तो सर, अगर आप एग्जांपल देना चाहें कोई ऐसे कंट्री से जिससे भारत सीख सकता हो, जैसे क्या हम चाइना से सीख सकते हैं पीपी को लेके कि कैसे? नहीं, मैं चाइना को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, जो क्लोरीन लीकेज की काफी घटनाएं चाइनाज में होती है और बहुत डेथ होती है।
तो मैं आज तक तो देखो मैंने बहुत 27 कंट्रीज मैंने विजिट, चाइना नहीं गया, तो मुझे वहाँ का कल्चर पता नहीं है। लेकिन चाइनीज का जो मैंने बाहर कंट्रीज में एग्जीबिशन वगैरह अटेंड करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि चाइनीज का प्रोडक्ट का जो दाम जरूर कम होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता कम होती है। हाँ गुणवत्ता हिसाब से इतना परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो बट हर प्रोडक्ट को ऐसे बोलना ठीक नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड सही करेंगे, किस कंट्री के लिए बनाया, आपको पता है चाइना अगर एप्पल फोन यूरोप के लिए बनाएगा उसका क्वालिटी अलग होती है, इंडिया के बनाएगा तो अलग होती है। वो बेंचमार्क होती है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूरोप में बेचना चाहोगे, EU सर्टिफाइड चाहिए। ओके, इसी तरीके से इंडिया का भी इंडियन सर्टिफिकेशन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए। जैसे BIS है, कोई भी BIS ले लेता है आज की डेट में, BIS स्टैंडर्ड। तो हमारा स्टैंडर्ड करना और स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना ये बहुत जरूरी है। तो तभी हम आगे प्रॉपर यूज एंड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, एक्सीडेंट के पीछे ह्यूमन बिहेवियर की कितनी भूमिका होती है? बहुत, मैं तो कहूँगा ह्यूमन बिहेवियर मोर देन 60% जो एक्सीडेंट होते हैं ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अनसेफ एक्ट, अनसेफ बिहेवियर, इसकी वजह से एक्सीडेंट होती है। इग्नोर करना, बाईपास करना, ज्यादातर एक्सीडेंट्स यही हैं। आप भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखिए, वो ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल का सर। जीता जागता एग्जाम्पल है। उसमें सबसे बेस्ट प्लान था वो, 5 सिक्योरिटी लेयर था और 500 सिक्योरिटी लेयर जो है इग्नोर किया गया है। दैट Collapse इज कर ह्यूमन गया। बिहेवियर, कोलैप्स कर गया। वहाँ टेम्परेचर भोपाल में कम होगा बोल के जो कूलिंग सिस्टम ही बंद करके रखा। स्क्रबर था जिससे गैस एब्जॉर्ब कर सकता, वो बाहर निकाल के रखा। अगर बाहर निकाल के रखा, पूरा प्लान को शटडाउन स्टेज में रखना चाहिए था। मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं था, फ्लेयर काम नहीं कर रहा था जिससे वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जल जाए, वो भी नहीं था। तो दीज आर टोटली बिहेवियरल एस्पेक्ट है। बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है, उसके अंदर हर आदमी को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। और मैंने देखा एक कल्चर अभी थोड़ा ठीक हो रहा है कि इंडस्ट्रीज में सेफ्टी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट के दिया जाता है। सेफ्टी इज नॉट ए वन डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ए इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, होलिस्टिक वे में देखना पड़ेगा टॉप टू बॉटम। और मैनेजमेंट का जो, अगर किसी इंडस्ट्रीज का ओनर या ऑक्यूपायर अगर इंटरेस्ट लेंगे सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत 200-300 इंडस्ट्रीज में मैंने ऑडिट किया है, बड़े बड़े इंडस्ट्री। जब मिनिस्ट्री में डीजी वर्सली में था, मैंने ये चीज़ देखा। जिस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मोस्ट मैनेजमेंट सेफ्टी में इंटरेस्ट रखता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड भी अच्छा है और इंसिडेंट्स भी बहुत कम है। सर, सेफ्टी को हैबिट बनाने के लिए सबसे जरूरी इंटरवेंशन क्या है? सेफ्टी इंटरवेंशन एक तो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग है, प्रॉपर सुपरविजन होगा, चेकिंग होगा, फॉलो अप एक्शन और करेक्टिव एक्शन। ये 5 स्टेप अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन एडॉप्ट ए गुड सेफ्टी कल्चर। इसके बाद सर हमारा सेगमेंट है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर के ऊपर। उससे भी जुड़े हुए कुछ हमारे सवाल हैं। उसके बाद हम आखिरी सेगमेंट पे आएंगे। आपने लाइट वेट सेफ्टी जैकेट इन्वेंट की, यह प्रॉब्लम आपने ग्राउंड पर कहाँ देखी थी सर? ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ सेफ्टी जैकेट, ओके। एक्चुअली क्या था, मैं जब वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो दिल्ली में है, उसके अंदर रोलिंग मिल्स होते हैं। आपको मैं आइडिया बता, रोलिंग मिल में क्या करते हैं, 2 रोल्स होता है, उसके बीच में प्लेट्स को घुसा दिया जाता है। तो एक मोटा सा प्लेट होता है, इतना बड़ा होता है प्लेट। ये प्लेट 2 रोल के बीच से जाता है और अंडर हाई प्रेशर उसको थिन किया जाता है। इसके बाद गर्म किया जाता है, फिर भेज जाता है। तो हाई स्पीड में उसके स्ट्रिप्स निकलता है अंडर हाई प्रेशर, और इन्हें बुलेट स्पीड। जब बुलेट स्पीड निकलता है तो पंच कर जाता है बॉडी में, कहीं लांग में, कभी चेस्ट में, कभी स्टोमक में, और ये इतना अंदर चला जाता है, वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसको डेथ हो जाती है। 90%, 99% ये डेथ केसेज है। और हम रिपोर्टेडली महीने में 2-3 डेथ केसेज हमें मिलता था जब मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। तो जब मैं जाता था मुझे बहुत दुख होता था कि इसकी कोई इलाज नहीं, बिकॉज हम अगर मशीन को बंद करेंगे काफी लोगों को रोजी रोटी जाएगा। और उस मशीन इस तरीके से है कि उसके अंदर कोई सेफ्टी का प्रोविजन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उसके कवर गार्डिंग करेंगे तो प्लेट घुस नहीं पाएंगे। तो साइड में प्लाईवुड दिया जाता है तो प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो पीपीईस था, लास्ट ऑप्शन था, तो पीपीईस डालते थे एल्यूमिनियम के ऊपर लेदर का एक लेयर लगा जाता है। मैं फोटो आपको दिखा सकता हूँ, फुटेज आप दे दीजिएगा। हाँ फुटेज दिखा दूंगा। तो उसके अंदर क्या होता है, वो हैवी वेट होता है, 8 to 10 kg होता है। आप ये बताइए 8 to 10 kg का एक
यहाँ एप्रोन पहन के वो एक वर्कर 8 घंटा कैसे काम करेगा? नहीं कर पाएगा, आधा घंटे के बाद या तो वो पेट में लटकता रहता है या तो खोल के रख देता है, या तो उसके शोल्डर में पेन शोल्डर में पेन हो जाएगा, वो एर्गोनोमिक इफेक्ट आ जाएगी। तो इसके लिए ये जब काफी दिन मैंने ऑब्जर्व किया, तो फिर मैं जब फ्रांस में गया था, फ्रैंकफर्ट में एक एग्जीबिशन में मैंने देखा दे आर गिविंग दैट, वो वहाँ का आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ का वो था, यूज कर रहा था, वो बहुत कम सस्ते में था, वो फाइबर का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब प्लास्टिक का पीवीसी फाइबर का, जो कि बुलेट प्रूफ था। तो मैं वहाँ से इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट करके मैंने सेफ्टी जैकेट बनाया विथ सम इंडस्ट्री से मिलके, और उस सेफ्टी जैकेट को जैसे किया वो 2 kg वेट का था, 2 kg ओनली, तो 2 kg वेट आराम से ले जा सकते हैं। तो उससे मैं 2 फैक्ट्री में दिया था, 4 जैकेट बना के, वो उसके बाद 2 साल तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसके। इस टाइप के हम इनोवेटिव कर सकते हैं। हाँ, कॉस्ट वाइज जो है ना बहुत ज्यादा भी नहीं है, उसका 4000 पे मिल जाता था जो पहले वाला 10 kg वाला, और इसके 8 से 10,000 मिल जाता था। लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल है और ये इफेक्टिव है, लोग करेंगे, और लाइफ सेविंग है, सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग है। इसके अंदर मैं वही मैनेजमेंट को ये बताता था, आप 10,000 खर्चा करोगे, आपका एक आदमी का डेथ के ऊपर आपका 10 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, वो बच जाएगा। ऊपर से आपको आदमी मारने का भी ये रहेगा, दुख नहीं रहेगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, और वो सक्सेसफुली हुआ। लेकिन फिर आई थिंक रोलिंग मिल अभी बैन कर दिया है दिल्ली में, तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ चल रहा है इसको यूज किया जा सकता है। और उसमें गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस टाइप की कोई जो बनाए उनको सब्सिडी दे, ताकि प्राइस कम हो इस टाइप की सेफ्टी इक्विपमेंट के ऊपर। तो सर जैसे अभी आपने बैन शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या लगता है आपको उन्होंने क्यों बैन किया होगा? एक्चुअली उसके अंदर बैन किया था दूसरा पर्पस के लिए, ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, क्योंकि उसके अंदर जो पिकलिंग होता है ना, वो जो उसको एसिड में डाल के फिर भट्टी में डाल देते, वो वाटर से काफी पोल्यूशन होता था, तो बैन उसी की वजह से किया था। तो ऑटोमेटिकली ये भी ठीक हो गया। तो सर अगर गवर्नमेंट को अगर कुछ आप अपने तरफ से राय देना चाहेंगे, जो भी लोग ऐसा इनोवेशन करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, आगे निकल के आना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उस टाइप की तो गवर्नमेंट का स्कीम होना चाहिए कि अगर आप कोई भी इनोवेटिव आइडियाज देंगे तो लेबोरेटरी वगैरह कैसे कंसल्ट करके फुल डेवलप, क्योंकि मैं तो अपनी लेवल में अपने खर्चा करके मैंने बनाया 2 जैकेट 20-30 हजार खर्चा करके, लेकिन ये चीज अगर इनोवेटिव आइडियाज को अगर गवर्नमेंट एडॉप्ट करे फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इजीली कर सकते हैं। तो सर गवर्नमेंट सिस्टम में इनोवेशन को स्केल करना इतना कठिन क्यों होता है? ये तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। इनोवेशन के लिए कोई इस तरीके से अभी कल्चर बना नहीं है, लेकिन आई थिंक अभी चेंजेस हो रहा है प्रॉपर जगह में, जैसे अपना DRDO के अंदर अब काफी इनोवेटिव हो रहा है। ये जैसे ही आप एक एरियाज को लेंगे ऑब्वियसली होगा, जैसे गवर्नमेंट अगर इस एरिया में करना चाहे, जैसे इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो PPE को इनोवेशन के लिए वर्क प्लेस से डाटा ले और उसकी बेसिस में इंडियन PPE बनाए। अभी जो PPEs हमारा इंडिया दूसरी कंट्री को सप्लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। इंडिया इज वेरी गुड एक्सपोर्टर ऑफ PPEs, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बने, इंडिया का PPEs वर्ल्ड फेमस है, काफी जगह में यूज होता है, वो उनको वर्कर के हिसाब से बनता है। इसी तरीके से इंडियन PPE इंडियन वर्कर के लिए भी करने के एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए हमारा इंडिया में भी, तब आगे काम होगा, जो कहीं ना कहीं और आधुनिक तरीके से उसको बनाया जाए तो हेल्पफुल होगा जी। क्योंकि हाइट की बात है, वेट की बात है, कितना आदमी कंफर्ट में यूज कर रहा है उस हिसाब से होता है। AI सेंसर और ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल सेफ्टी को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बहुत हाई लेवल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं इस रिसेंटली फिक्की ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, आई वाज इनवाइटेड, उसमें भी मैंने डिस्कस किया, और साइनेक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी किया। तो मेरा ये रोल है जहाँ पे आदमी नहीं घुस सकता है या आदमी का रोल थोड़ा संभव नहीं है उसके अंदर, हाँ इसके अंदर AI का बहुत बड़ा रोल है। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कॉन्फाइंड स्पेस, अभी लेटेस्ट एक एक्सीडेंट मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसके अंदर पूरा हॉस्पिटल का पानी उसके अंदर कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन का एक टैंक है, उसके अंदर जाता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन लेबर लगाया गया कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को फिल करने के लिए, एक्टिवेटेड कार्बन उसने फिल कर दिया और वो लेवल करने के लिए वो अंदर चला गया, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन एक टैंक के अंदर है, उसके अंदर ऑक्सीजन कमी है, और क्योंकि वहाँ का जो ऑक्सीजन था वो ऑलरेडी कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, इसका मतलब अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और बिना सेल्फ ब्रीदिंग अपैरेटस के अंदर गया,
वो बेहोश हो गया, दूसरा अंदर गया, वो भी बेहोश हो गया, दोनों का डेथ हुआ। और हॉस्पिटल के आईसीयू के बाजू में केस है ये। तो इस टाइप की घटना एआई से क्या है, पहली बात तो एआई मॉनिटरिंग सिस्टम कर सकता है। ये डेंजरस एरिया है, इसके अंदर कोई भी अगर इसके बिना सेल्फ ब्रीदिंग के अंदर गया तुरंत बीप चला जाएगा उसके अंदर कि ये गलत काम हो रहा है। और जैसे आदमी अंदर के बेहोश हुआ उसका इंडिकेशन चला जाएगा। और एआई ये भी कर सकता है, एआई के थ्रू परमिशन सिस्टम हो सकते हैं, तो अंदर तभी जा सकते हैं जब आप ये 5 पॉइंट क्लियर करोगे। सिंपल बात है, अगर कॉन्फ्रेंस स्पेस में जा रहे एक रस्सी बांध के भेजना चाहिए और बाहर से आदमी को बात करना चाहिए। अगर बात करना बंद कर दिया उसको रस्सी से खींचना चाहिए। दे हमारा जो नॉर्मल प्रैक्टिस में चलता है। तो इसके बाद सेल्फ ब्रीदिंग के बिना जाना चाहिए। और जब भी कोई कॉन्फाइन स्पेस में अंदर घुसे उसके अंदर के हवा को सर्कुलेशन में रखना चाहिए बाय कंप्रेसर। उसको बाहर से अंदर हवा भेजो और एक जगह से निकल जाना चाहिए। ये प्रोटोकॉल को एआई के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कॉन्फाइन स्पेस में हो गया, दिल्ली में 50 डिग्री हो जाती है गर्मियों में। अब ऑयल टैंक्स है, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, बहुत बड़ा ऑयल टैंक है, बहुत बड़ा एरिया में, कहाँ क्या है, लीकेज हो रही है, कहाँ की हो रही है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम एआई के थ्रू किया जा सकता है। और कोई अगर विजिलेंस के लिए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं और धूप में किसी को पता नहीं, कैमरा डिटेक्ट कर सकता है उस एरिया में कौन गया है। अगर वो आदमी गिर पड़ा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, वो मैसेज तुरंत चला जाएगा मोबाइल में या सीनियर पे। ये एक एग्जांपल्स है। और एक अनऑथराइज पर्सन की एंट्री को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव है, उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। एआई तुरंत डिटेक्ट कर देगा कि कोई अनऑथराइज पर्सन अंदर तो गया कहीं है। ना कहीं एआई जो है बहुत बड़ा काम कर सकता है। निभा सकता यस यस, रोल निभा सकता है। यस सर। सर अब आखिरी सेगमेंट है हमारा ग्लोबल एक्सपोजर एथिक्स एंड लीडरशिप के ऊपर। इसमें जो हमारा पहला सवाल है, आपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 27 देशों में श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर व्याख्यान दिए हैं और आईएलओ से ट्रेनिंग भी प्राप्त की है। आपके अनुभव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्कर सेफ्टी के मामले में आज भारत की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? हाँ, इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कि हमारा जो स्थिति है बाकी काफी डेवलपिंग कंट्री से अच्छा है। जैसे कि बांग्लादेश है, उन्होंने रेटिफाई तो कर लिया कन्वेंशंस, लेकिन वो कागज में है, उन्होंने इतना इम्प्लीकेशन नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया हमारे सिस्टमेटिक वे में हम जा रहे हैं। जैसे ये बहुत बड़ा ऑस्कोड की वजह से मुझे लगता है ये अगर हम ऑस्कोड प्रॉपर तरीके से लागू करें और 13 सेक्टर्स की वर्कफोर्स को पूरा अगर ले रहे हैं इंक्लूड करके सोशल सिक्योरिटी के थ्रू उनको कनेक्ट कर पाएंगे तो हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में वर्ल्ड लेवल में आ जाएंगे। अभी तो नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी आईएलओ कन्वेंशन अभी भी रेटिफाई करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और 5 साल के अंदर ये सही तरीके से काम करेगा, हमारा पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सर जैसे आपने 27 देशों में किया है, तो वहाँ से कोई 1-2 कंट्री ऐसा हो जहाँ से कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहें अपने इंडिया के लिए? हाँ, एक मैं इटली का एक बात बताऊँ। इटली जैसे इंडिया में हमारा जो इंस्पेक्शन सिस्टम है, पहले आप कोई इंस्पेक्टर जाएगा, उसको देखेगा क्या हुआ, फिर उसको नोटिस देगा, ये करेगा। इटली का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ कोई ऐसा इंस्पेक्शन सिस्टम है ही नहीं। तो आप बोलोगे कैसे चल रहा है? आप एक चीज़ बताओ, अगर हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई इशू आएगा, 2 ही कारण से आएगा। क्या है? एक तो एक्सीडेंट हो सकता है या तो बीमार पड़ सकता है। ये दोनों केसों में वो अल्टीमेटली वो जो वर्कर कहाँ जाएगा? आप बताइए कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल जाएगा। वहाँ पे इटली में उसको आइडेंटिफाई पॉइंट रखा हुआ है। ओके। हॉस्पिटल से शुरू होता है उसका इन्वेस्टिगेशन, उससे पहले कहीं नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल हॉस्पिटल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का अलग अलग हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी बने हुए, प्राइवेट को ऑथोराइज किया हुआ है। जैसे कि एक एरिया है 2 किलोमीटर के रेडियस की इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है। उसके अंदर उन्होंने सारे दिया हुआ है और वर्कर का रेगुलर वहाँ जाके एनुअली चेक करेगा और किसी का कुछ इंसिडेंट होगा वहाँ जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन मालिक को नहीं देगा, वो डिपार्टमेंट में जाएगा कि इस इंडस्ट्री से मेरे पास वर्कर आए थे, उनको ये प्रॉब्लम है। मालिक को पता भी नहीं लगेगा, वो रिपोर्ट चला जाएगा। उसके बेसिस पे एक कमिटी फॉर्म होगा, उस कमिटी में एक्सपर्ट रहेगा उस दैट पर्टिकुलर फील्ड। फिर उसको आगे देखा जाएगा क्यों हो रहा है। अगर ये नेग्लिजेंस है उसको फिर पेनलाइज करेंगे, अगर नेग्लिजेंस नहीं है तो उसके सिस्टम को डेवलप करेंगे, इसको किस तरीके से ठीक करना है। ये है प्रोएक्टिव एक्शन। उसके लिए क्या होगा, किसी का और सेल्फ कॉम्प्लायंस,
वो इसमें जो मैंने इंडिया के लिए बोला था कि हम अगर सेल्फ डिक्लेरेशन, हम जैसे गवर्नमेंट एक प्रोसेस बनाए, ये हमारा एक्ट के अंदर आपका ये प्रोविजंस गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ये है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए ये है, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये है, फार्मास्यूटिकल के लिए ये, हमने एक बेसिक पॉइंट दिया जहाँ जहाँ उनको एक्सीडेंट हो सकती है। और वो अगर कंप्लाई कर लिया, अगर कंप्लाई जब फॉर्म भरेंगे वो डेफिनेटली अलर्ट हो जाएंगे। कंप्लाई करने के बाद वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगा, मैंने ये कंप्लाई करके रखा, कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वर्क प्लेस सेफ्टी में कल्चर में ट्रांसफर हो जाएगा, डिसेंट कल्चर जिसको बोलते हैं। सर, हाई रिस्क डिसीजन लेते समय एथिक्स और प्रेशर के बीच बैलेंस कैसे बनता है? आपको मैं बताऊं, मतलब ये पर्सनल बात है, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के साथ साथ मैं एक योगा प्रोफेशनल भी हूँ। ओके सर। तो मैंने योगा के ऊपर 1997 में पहली बार मैंने योगा का विवेकानंद केंद्र से 1 मंथ कोर्स किया था। इसके बाद 2000 से मैं लगातार, अभी 25 इयर्स हो गया, रेगुलर में योगा करता हूँ। और योगा का मतलब, मैं ये नहीं मानता कि योगा का मतलब खाली हम जो आसन करते हैं, ये एक एलिमेंट है पूरा योगा सिस्टम का। अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, मैं उसको फॉलो करता हूँ, हठ योगा के अंदर आता है। अष्टांग योग का एक एलिमेंट है हमारा ये आसन, उससे पहले जो बाकी एलिमेंट है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि। तो इसके अंदर हम अगर अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, बॉडी प्यूरिफिकेशन हो गया, माइंड प्यूरिफिकेशन हो गया, इसके बाद कंट्रोल ऑन योर ब्रीदिंग हो गया, इसके बाद आसन कर लिया, इसके बाद प्रत्याहार आएगा, इसके बाद कंसंट्रेशन आएगा, फिर हम ध्यान लगा सकते हैं। सेम मेथोडोलॉजी अगर हम कार्य क्षेत्र में करेंगे तो इसका पूरा सक्सेस, मैं इसी को एथिक्स मानता हूँ। और गो नेचुरल, नेचर क्या मांगता है उसके हिसाब से जाए। एक पानी बह रही है, उसको बहने देते हैं, अगर उसको रोकेंगे तो डाइवर्सिफाई होती है उसके अंदर, और उसको जहां जहां रास्ता मिलेगा वहां से जाएंगे। तो इसीलिए हम अगर अपना लाइफ को, लाइफस्टाइल जो आजकल प्रॉब्लम है, जो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसके अंदर मैंने 2 रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। जैसे कि एक तो गारमेंट फैक्ट्री वर्कर में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जो बैक पेन होती है, क्योंकि वो 8 घंटा खड़ा होकर काम करते हैं। तो उसके लिए हमने मैनेजमेंट से बात करके, मैंने लंच के पहले 15-15 मिनट का योगा सेशन रखा। उसको कौन कौन सा आसन करने से वो पेन नहीं होता। उसके अंदर जो एक्यूट वाले थे उनको तो 50% को एक्यूट से नॉर्मल में आ गया, और जो क्रोनिक वाले थे वो काफी देर तक काफी रिलैक्सेशन है। उससे मैनेजमेंट को भी क्या हुआ, एब्सेंटेजिज्म कम हो गया। जो पहले काफी एब्सेंट रहते थे बैक पेन की वजह से, इसी टाइप के कंस्ट्रक्शन में भी हम इस टाइप की वो कर सकते हैं। तो एथिक्स का मतलब ये है, जो आप इंटीग्रेट करना है, हर चीज को इंटीग्रेट करना है। जैसे कि अभी लॉ को इंटीग्रेट करिए वर्क प्लेस में, और नेचुरल डिमांड क्या है, वर्कर का डिमांड क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई करके हम अगर एक होलिस्टिक अप्रोच कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें हो जाएगा। और मैं इसी एथिक्स में काम करता हूँ, नेचुरली काम करो और गिव मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन, ये मेन प्रिंसिपल है। और सर, ये एक जो मेरा सवाल है ये आपसे जुड़ा हुआ है, इतनी जिम्मेदारी एक साथ जो आप निभाते हैं, तो क्या इसमें इमोशनल या फिजिकल बर्नआउट या मेंटल बर्नआउट से कैसे निपटते हैं? सो बर्नआउट तो आप कितना लोड खुद लेते हो, अगर जो आपके पास लोड है उसको लोड अगर समझेंगे तो बर्नआउट होगा। अब 2-3 चीजें मैं पहले भी बताया, लाइफस्टाइल को अपने आप को कस्टमाइज करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल। आज देखा आप, हमारा यंग जनरेशन्स भी, पुराना लोग भी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो सो कॉल कुछ उसके अंदर आ जाते हैं, तो फिजिकल मूवमेंट बिल्कुल ही कम होता है, तो इसीलिए बर्नआउट होता है। और कैपेबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी एंड डिमांड, कैपेबिलिटी एंड डिमांड, जो किसी का कैपेसिटी और डिमांड की जब अंतर होती है तभी स्ट्रेस होती है। आप अगर ये दोनों को बैलेंस करेंगे तो, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हम जब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर में, वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर में जब बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ लाइफ हमारा जो है, स्ट्रेस क्यों आती है, हम अपने आप को 2 एनिमल के साथ जोड़ दीजिए, एक है डंकी, एक है मंकी। दोनों का क्या नेचर है, डंकी इज कैरिंग लोड, किसका लोड उठा रहे, जो उसके ऊपर लोड डालते हो उठाते, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा लाइफ में भी ऐसा है, आप, मेरा खुद का लोड उठा रहा हूँ, फैमिली का लोड उठा रहा हूँ, पड़ोसी का लोड उठा रहा हूँ, फ्रेंड का लोड उठा रहा हूँ, अननेसेसरी लोड। आप किसी ने आपके बारे में क्या बोला, उसके ऊपर आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? लीव इट।
आप खुद अपना लोड उठाओ, अपना फैमिली का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोड उठाओ, अननेसेसरी लोड उठाना बंद कर दीजिए, आधा स्ट्रेस आपकी खत्म हो जाएगी। और मंकी का नेचर है प्रिटेयरिंग माइंड, आज अभी यहाँ कहीं यहाँ, तो वो माइंड आप जहाँ हो फिजिकली वहाँ माइंड नहीं रहता है, इसीलिए आपका नेचर ऐसा हो, तभी आपकी स्ट्रेस होती है। बिकॉज फिजिकली यू आर हियर, योर माइंड इज इन अदर प्लेस। ये गैप है आपको, आज की यहाँ का एनवायरमेंट से आप नहीं हो, माइंड नहीं है, बॉडी है। तो माइंड एंड बॉडी का जो डिफरेंस आ गया, इसी की वजह से आपकी बर्नआउट होती है। तो आप माइंड को देखिए, जहाँ है आप वहीं पे रहो, माइंड को कंसंट्रेट करिए उसी जगह में, तो देखिएगा ये प्रॉब्लम कभी तो नहीं सर क्या इसमें जो मेडिटेशन है वो काम करता है? बहुत काम करता है। मेडिटेशन आप सही टाइम पे प्रॉपर तरीके से आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से ही खाली बैठने से नहीं होगा, उससे पहले आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। आपका माइंड तभी शांत होगा अगर आपका मन शांत है, आपका बॉडी प्यूरिफाइड है, आपका अगर बॉडी पार्ट में कोई पेन नहीं हो रहा, अच्छा मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह हो, तभी आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो। नहीं तो आप कहीं कट है, आप मेडिटेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो। तो ये सिस्टमेटिकली वे करेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, और बर्न आउट की कोई क्वेश्चन ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा गांव में अभी भी लोग खुश रहते हैं, पैसा नहीं है फिर भी खुश है। तो पर्टिकुलरली मैं तो इंडिया बोलता हूँ, इंडिया में तो बहुत अच्छा है कि स्ट्रेस हमारा क्यों कम है। 12 महीने में 13 फेस्टिवल है, बिल्कुल। किसके पास पैसा हो ना हो सब एंजॉय करते हैं। ये बहुत तरीका अच्छा तरीका है। बाहर तो आदमी देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। हम आपको विश्वास नहीं, मैं जब इटली में था, हॉस्टल हमको मिली हुई थे आए लोग, मैं तो सैटरडे संडे पागल हो जाता था, क्योंकि आदमी भूट यहाँ बर्फ गिर रहा है चारों तरफ, जैसे मूवीज में होता है ना, कोई आदमी है ही नहीं, खाली बर्फ गिर रहा है, और हम लोग ऐसे ही लोगों से मिलने वाले हैं, तो हालत खराब हो जाते थे हमारा। तो ये सिचुएशन है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लोड लेते हो, आप माइंड को कहाँ लगाते हो। सर ये जो सेगमेंट आप कह सकते हैं ये समाप्ति की ओर जा रहा है, इसमें नेशनल मैसेज और क्लोजिंग है। अगर आपको भारत की इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर सिर्फ एक बदलाव करने का अधिकार मिले तो वो क्या होगा? देखिए, इसमें मैंने ऑलरेडी जहां जब मौका मिला मैंने कुछ किया काम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें कोई काम करने का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डेथ। इसको करने के लिए मैं कैसे कम कर सकता हूँ। अब यही क्वेश्चन आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कैसे कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी में टोगलाबाद में जैसे गारमेंट इंडस्ट्री जिसमें मैंने काम किया, घर में है काफी गारमेंट इंडस्ट्रीज, एक घर पूरा लगा हुआ सीरीज, एंट्री गेट बहुत कम है, उसमें फायर फाइटर भी नहीं जा सकता है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, उन लोगों से बात करके, जब मैं इस एरिया में था तो मैनेजमेंट से जो मालिकों से बात करके, देखिए आपका पूरा ये ऐसे तो इलीगल है, आप चला नहीं सकते हो, लेकिन आप जब चला ही रहे हो तो इसको आप ऊपर से टेरिस से कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे चार्ट को। बोले नहीं हमारा वो दूसरे आदमी यहाँ आ जाएगा, ये मैंने कहा शीशा लगा दीजिए उसके अंदर, अब शीशा लगा दो, उसको शीशा तोड़ देंगे, एक तो कनेक्टिविटी होगी। इसका मतलब एक बिल्डिंग से ऊपर जाए, आग की टाइम पे दूसरा बिल्डिंग से वापस आ गया। और दूसरा पॉइंट किया गया कि जितनी भी पानी का टैंकी है सबको एक 2 इंच का पाइप से नीचे इकट्ठा करने का स्कोप है। जब कोई फायर होगी सब अपना अपना टैंकी खोल देंगे, नीचे वाले टैंकी में पानी जमा होगी और उससे एक बड़ा सा पंप से फायर फाइटिंग करा सकते। ये 2 महीने सॉल्यूशन उनको दिए थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको मैंने प्रेजेंट किया था फ्रैंकफर्ट में, बेस्ट अवार्ड मिला था मुझे उसके अंदर। तो ये इस टाइप की इनोवेटिव काम करना चाहेंगे अगर मुझे मौका मिलेगा। और इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम, देखो एवरी कहीं पे भी आप बंद करोगे, रोजी रोटी जब आती है वो लोग काम करेंगे ही करेंगे। अब फुटपाथ में देखिएगा खाना बेच रहे हैं, जब तक उसको दूसरा कोई होगा वो तो बेचेगा बेचेगा। भाई जहाँ है उसी को आप लीगलाइज कर सकते हैं। इवन स्मॉल इंडस्ट्रीज का इस तरीके से जहाँ जहाँ है गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रहे। देखो अनऑर्गेनाइज हाउस होल्ड इंडस्ट्री में परमिशन दे दीजिए, लेकिन उस कंडीशन से तुम लोग मिलकर कम्युनिटी डेवलप करो, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी लो, पैसा देने के लिए तैयार है लोग, लाइसेंस देंगे तो करेंगे, चोरी छुपे क्यों काम करेंगे। तो इस टाइप की इनोवेटिव एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली वी कैन डू ए लॉट। सर एक मजदूर, एक इंडस्ट्री ओनर और एक युवा ऑफिसर, तीनों के लिए आपकी एक एक सलाह। इंडस्ट्री ओनर को इस फील्ड में सेफ्टी के लिए खुद पहला पॉइंट है वो खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। इंडस्ट्री ओनर एक बार में रैंडमली फैक्ट्री में जाए और पूरा फैक्ट्री एक बार चक्कर काटे, ये मेरा सलाह है। क्योंकि मैंने देखा जब इंडस्ट्री जाते हैं मालिक महीने महीने तक फैक्ट्री के अंदर नहीं जाते, जब हम जाते तब जाके उनको पता ही लगता कौन सा मशीन क्या है। पहला पॉइंट, इंडस्ट्री का अगर मालिक अगर दिन में एक टाइम पे नहीं अलग अलग टाइम पे कभी भी ऊपर से नीचे एक बार चक्कर करे और सेफ्टी पॉइंट को ध्यान रखे, वो सबसे बड़ा एक
चेक लिस्ट होगा। नंबर 1 वर्कर का ये है, जहां उनको खतरा दिखे पहले अलर्ट करें। अभी रूल के अंदर भी आ गया, अलर्ट करने का आपका हक है और उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना मालिक का हक है। जब मेरा वर्कर ने ये बताया और मैंने ये एक्शन लिया और नहीं लिया, ये भी बताना पड़ेगा। तो ये भी है वर्कर की है। कहाँ पे भी सेफ्टी अनसेफ एक्ट हुआ या नियर मिसेज हुआ, नियर मिसेज में कुछ घटना होते होते बच गया, वो जरूर रिपोर्ट करे ताकि आगे उसके ऊपर प्रिकॉशन लिया जा सकता है। और आपने तीसरा कौन सा बताया था सर? एक युवा ऑफिसर्स जो है, युवा ऑफिसर्स को देखिए आजकल बहुत इनोवेटिव है, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि दे कनेक्टेड टू वेरियस, अपना नॉलेज बढ़ाए और वेरियस जो सिस्टम्स है वर्ल्ड में, इनोवेटिव आइडिया से कैसे उसको कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री में अपना अपना सेफ्टी का अपना अपना एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो उस करके डेफिनेटली दे कैन चेंज ए लॉट। ये मिल के अगर टीम की तरफ काम करोगे तभी ये होगा। तो लास्ट में ये बताना चाहूंगा, मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखी न भवेत्। मतलब हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को कष्ट हो। लास्ट लाइन इसका ये है, सब खुश रहे, सब निरोगी रहे। और आप देखो, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी को इसी के साथ मिला के रखता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव है सब खुश रहे, सब निरोगी रहे और हम किसी के कष्ट का कारण ना बने। मतलब मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, मतलब किसी को डेथ ना हो, कोई प्रिवेंशन ना हो। अगर ये प्रिंसिपल हम करेंगे, हम वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट था, केवल हमें यहाँ पे बैठ के बात करने का ही मौका नहीं मिला, बहुत सारे अलग अलग सेफ्टी पे जानने को, सीखने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं ये जो पॉडकास्ट है आगे भी जाएगा, तो जो भी युवा ऑफिसर्स है या इंडस्ट्री के ऑनर्स है या मजदूर है, ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो इन तमाम मुद्दों पे काफ़ी बारीकी से और काफ़ी, आप कह सकते हैं, सरल शब्दों में सर ने जवाब दिया है। इसके लिए हम सर का बहुत थैंक यू करते हैं, हमारी टीम थैंक यू करती है। और सर, एक आखिरी मैसेज, आपको आज का ये पॉडकास्ट मेरे साथ करके कैसा लगा, ये भी बताएं ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूं। देखिए, आप मेरे को अप्रोच किया पहली बार तो मुझे ये अच्छा लगा, आपने मुझे हिंदी में क्वेश्चन पूछा। अभी तक मैं बहुत पॉडकास्ट कर रहा हूँ और बहुत लेक्चर भी दिया हूँ, जबरदस्ती मुझे इंग्लिश में करना पड़ता है और मुझे उस स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है। आज मैं एक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, ना मैंने तैयारी की, ये मेरा स्पॉन्टेनियस है और ये रियल चीज, ये मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ इस तरीके से आप करिए। इवन इसके बाद आप अभी नया उसको दे, उसके अंदर आप वर्कर का क्या बेनिफिट है, इसके अंदर आप अवेयरनेस लेवल करके आप भी एक जनहित का काम कर सकते हैं, उनको अपना अधिकार दिला सकते हैं, इस फील्ड में बहुत काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इफेक्ट पड़ेगा, वर्क प्लेस में सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। ये मेरा मैसेज है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आपका इनिशिएटिव, इसीलिए मैंने टाइम नहीं लिया और कल आपको फोन किया, आज ही मैंने कर दिया। Yes, क्योंकि sir. पूरा हफ्ता में बिजी रहूंगा, बिजी रहूंगा और मैं चाहता हूँ ये मैसेज मेरा आगे तक चले जाए और किसी को कुछ, कम से कम लोगों को पता लगे। जिस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक आप ये पॉडकास्ट देखिए और अपने दोस्तों, अपने फैमिली और जिनको इससे हेल्प हो सकता है उन तक जरूर पहुंचाइए। हम हमेशा से ऐसे ही अच्छे जो भी पॉडकास्ट होंगे उसको आप तक डिलीवर करते रहेंगे। जय हिंद।